हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग एथिक्स के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे एंड अल्टीमेटली अब तक हम लोगों ने एक काफ़ी अच्छा लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लिया है। लगभग 95 पेजेस वी हैव कवर्ड टिल नाउ एंड अब आपके लगभग 10 पेजेस कुछ हल्के टॉपिक्स हैं, इसे कवर कर लिए जाएंगे और उसके बाद उम्मीद है कि जो सोसाइटी के लेक्चर सीरीज है वो आपको प्रोवाइड किया जाने लगे, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी के लेक्चर सीरीज प्रोवाइड किए जाएं। तो आधा घंटे के सीरीज में हम ये लेक्चर सीरीज लाएंगे बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण हमें थोड़ी सी जो टाइम है वो कम करनी पड़ेगी, बट आई विल प्रोवाइड यू द सोसाइटी लेक्चर सीरीज डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना था एंड हाँ, एक बात और कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ डू ज्वाइन इट एंड वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर क्लासेस एज वेल एज quizzes and various information regarding the facts and how you can use in the main answer writing. It has been provided into that and you can join it and the link has been given into the description. You can click on that. So friends, हमने प्रोबेबिलिटी की बात करी थी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो जो आपके इथिकल वैल्यूज़ हैं या फिर यूँ कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, उसको जब आप अपने एक्शन में लाते हो अलोंग विथ द ऑनेस्टी डिसेंसी, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। यानी कि एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी को क्वालिटी समझो और ये जो क्वालिटी है इसमें आपका स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल होता है, ऑनेस्टी होती है, डिसेंसी होती है और एज ए ऑफिसर आप अपने अंदर इसको निहित करते हो। तो डेफिनेटली जिस भी ऑफिसर के अंदर प्रोबेबिलिटी होता है, गवर्नेंस सिस्टम वहाँ पर ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड वेल मैनेज्ड देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगी, जैसे अकाउंटेबिलिटी भी निकल कर आती हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बात मैंने की कि इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उसको अपने अंदर डालना एंड अलोंग विथ व्हाट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। सिंपल शब्दों में कहे तो इसका मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, जो हर एक ऑफिसर को पालन करना पड़ता है या फिर कोई भी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वहाँ के अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। तो जब इसका स्ट्रिक्टली पालन किया जाता है तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इट इज़ रिगार्डेड एज अ स्ट्रिक्ट एड्योरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोड ऑफ एथिक्स डेफिनेटली होते हैं एंड देयर शुड बी द स्ट्रिक्ट एड्योरेंस टू इट। लेकिन आपको ही पता है कि पालन होते हैं या नहीं होते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स में जाके देख लो आप, है ना, वहाँ पर एक जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी अपने आप को मैनेजर से कम नहीं समझता। तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। ठीक है, मुझे याद है मैं फॉर्म मांगने गया था बैंक में, तो जो गार्ड है उसने हमें लौटा दिया था कि भाई साहब फॉर्म उपलब्ध नहीं है, आप कल आना। लेकिन जब मैं अंदर गया, बैंक में गया, बात किया तो वहाँ से हमको फॉर्म रिसीव हुए। तो आप समझ सकते हो कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ के, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल ऑफिसर मान लेते हैं और जो कस्टमर सर्विसेज मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, कस्टमर को, उसको मिलने में दिक्कतें भी आती हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की बात आप समझ गए होंगे और प्रोबेबिलिटी के बारे में तो मैंने आपको बताया भी था। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक इंट्रो दे दिया, बाकी जो कंसेप्ट है उसको तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। आज यहाँ से शुरू किया जाएगा मैकेनिज्म टू इंश्योर प्रोबेबिलिटी इन इंडिया। तो क्या क्या तौर तरीके हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है, कैसे हम प्रोबेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं
गवर्नेंस सिस्टम में। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रिवॉल्यूशन कह सकते हो इंडिया में, वो है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को आने के पीछे बहुत ही लंबी कहानी है एंड इसके लिए बहुत सारे लोगों ने एक प्रकार से इन्वॉल्व हुए और राइट टू इन्फॉर्मेशन की मांग की गवर्नमेंट से, और काफ़ी लंबे समय के बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मिला हम लोगों को। तो अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के जेनेसिस की बात करें, तो ये जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, इसकी शुरुआत बेसिकली राजस्थान से होती है और राजस्थान में इसे लेड किया गया था मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा। और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव डाला था कि भाई साहब आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास कराना है। तो अल्टीमेटली 1997 में ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट राजस्थान में निकल कर आता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव राजस्थान के बाहर भी देखने को मिला। हालांकि ये जो आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसको लीड किया गया था अरुणा रॉय के द्वारा और धीरे धीरे और बहुत सारे लोग शामिल होने लगे और ये जो है मूवमेंट एक प्रकार से आउटसाइड राजस्थान भी निकल कर आया और धीरे धीरे वेरियस राज्य में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। अब जहां पर पब्लिक प्रेशर या फिर यूं कह सकते हो कि रोल ऑफ एनजीओज यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। तो कभी भी आपको रोल ऑफ एनजीओज के ऊपर लिखना है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपको ये एग्जांपल देख सकते हो, मजदूर किसान शक्ति संगठन, आप ये एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की डिमांड है वो पूरे भारत से आने लगी एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को आरटीआई एक्ट 2005 में पास करना पड़ा एंड तब से आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी की इरा शुरू होती है और जो सीक्रेसी की इरा है उस पर ताला लगता है। बिकॉज इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको देना नहीं देना वो सब गवर्नमेंट के हाथों में हुआ करता था, लेकिन एक्ट आने के बाद गवर्नमेंट जो है बाध्य हो गया कि उन्हें इन्फॉर्मेशन देना ही है एंड अगर नहीं दिया जाएगा तो सर्टेन एक्शंस लिए जाएंगे और वो सब आपके आरटीआई एक्ट के प्रोविजन में निहित होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। तो एक अच्छा स्टेटमेंट आप यूज करते हो तो यहाँ पर आरटीआई वाज thus passed in 2005 that heralded an era of transparency from the darkness of secrecy, ठीक है। एंड ये जो आपका आरटीआई एक्ट है एलोबरेट मशीनरी एक प्रकार से तैयार करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे देना है और कौन से ऑफिसर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा और कब कब कौन सी स्थिति में इन्फॉर्मेशन क्लोज करनी है, कितने दिनों में करनी है एंड किस स्थिति में इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। ये सब बातें आपको आरटीआई एक्ट में मिल जाती हैं और इसमें आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट पीआईओज, डिपार्टमेंटल एफिलिएट अथॉरिटीज, स्टेट एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करता है। तो याद रखना है आपको, स्टेट एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ये आपके आरटीआई एक्ट से निकल कर आते हैं, ठीक है। ये अच्छे से याद रखने हैं आपको, आरटीआई एक्ट से निकल के आते हैं और ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टेट एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ये सब आपके स्टेट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 एंड जो पीआईओज हैं यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, इनको डेजिग्नेट किया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन देंगे टू ए पर्सन जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है अंडर द आरटीआई एक्ट। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है उसको डिफाइन की गई है एंड पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं उनको बाध्य किया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और पब्लिक अथॉरिटीज का जो मैंने आपको बताया दायरा काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक अथॉरिटीज के अंतर्गत आ गई हैं, मैं इसे बाद में डिस्कस करने वाला हूँ बिकॉज हाल ही के केस में आपने सुना भी होगा सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अथॉरिटीज के कैटेगरी में आ गई है। एंड इसके अंतर्गत अगर हम प्रोविजंस को डिस्कस करें तो एक तो है आपका टाइम पीरियड। तो आप देख सकते हो नॉर्मल कोर्सेस में, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में अगर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट के द्वारा मांगा गया है तो
30 दिन के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज कंसर्न्ड विद द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, तो इसको 48 घंटे के अंदर अंदर, दैट इज 48 आवर विद इन, इंफॉर्मेशन सप्लाई किए जाएंगे। एंड अगर एप्लीकेशन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के माध्यम से दिया गया हो या फिर रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी को एप्लीकेशन चला गया हो तो 5 दिन और ऐड कर दिए जाएंगे टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 डेज में तो देना है, लेकिन अगर जो आपका रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन है, वो रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी यानी कि जिसके पास जानी थी उसके पास न जाकर दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास चली गई तो 5 डेज एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 35 डेज, या फिर आप 48 आवर्स में फिर जोड़ दो आप, ठीक है। एपिलेट अथॉरिटी की बात कही गई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर लेट से कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे संतुष्ट नहीं हो आप, तो अपील कहाँ करोगे, तो अपील करोगे आप बेसिकली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। एंड इनका काम यही है कि ये अपील से सुनेंगे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। पेनल्टीज की भी बात है, यानी कि ये जो एक्ट है आपका ये पेनल्टीज की बात करता है ऑन दोज अगर वो पब्लिश नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन को इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, यानी कि लेट्स से कि 30 डेज टाइम लिमिट रखी गई है और अगर वो 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज फॉर दोज हु फेल टू पब्लिश द इंफॉर्मेशन, हु फेल टू गिव द इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम फ्रेम। तो अब हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट से रिलेटेड सर्टेन लैकुनाज की, क्योंकि आपको पता है आरटीआई एक्ट है तो सर्टेन लैकुनाज देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो यही कि जो सेक्शन 4 है आरटीआई एक्ट का, इसमें साफ साफ बोला जाता है कि भाई साहब जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको सुओ मोटो यानी कि बाय ऑन सेल्फ खुद से उनको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तब आप डिस्क्लोज करो। तो पहले ही आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो कि आपके पास रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत ना पड़े। और शायद राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सिस्टम लॉन्च किया था जिसके तहत जो भी स्कीम्स या फिर जो भी वो प्रोग्राम चलाते हैं, जो भी जानकारी प्राप्त होनी है वो पोर्टल पर ही दे दिए जाएं, ऐसा कुछ शायद राजस्थान का स्कीम था। तो सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट तो बोलता है कि भाई साहब सुओ मोटो डिस्क्लोजर हो इन्फॉर्मेशन का बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन आपको ही पता है सच डिस्क्लोजर्स हैव रिमेन्ड लेस देन सेटिस्फैक्ट्री। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं तभी ये जानकारियाँ मिलती हैं। दूसरा आपका इश्यू आता है एग्जाम्पशंस का। कैसे, तो जो सेक्शन 8 क्लाउज 1 है ऑफ द आरटीआई एक्ट, इसमें सर्टेन एग्जाम्पशंस की बात करते हैं कि भाई साहब इन कंडीशन में इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश नहीं किए जाएंगे अंडर द आरटीआई एक्ट। नेक्स्ट इज योर फ्रिवलेस आरटीआई एप्लीकेशन। फ्रिवलेस आरटीआई एप्लीकेशन यानी कि जो आरटीआई एप्लीकेशन डाले जाते हैं वो फेक होते हैं, उसका कोई मेन मकसद या मुद्दा नहीं होता है, ऐसे ही डाल दिए जाते हैं जिसके कारण जो मशीनरी की प्रीशियस टाइम है वो बर्बाद हो जाती है ना। और इतना ही नहीं, ये भी बातें देखने को मिली है कि फ्रिवलेस आरटीआई एप्लीकेशन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए जाते हैं उसको रॉन्ग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लाइक ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कुछ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इनकम्पैटिबल लॉज में ही कुछ कमी है। कैसे, जैसे लॉज में कुछ कमी कहने का मतलब ये है कि सर्टेन लॉज है जो प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 123, सेक्शन 124, सेक्शन 162। तो इनके जो कुछ प्रोविजंस हैं इसमें ये बातें कही गई हैं कि सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोजर करने से रोका जा सकता है। उसके बाद है आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912। इसमें भी ये बोली गई है कि अगर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किए जाते हैं विच हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो ऑफेंस करार दिया जाएगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया है टू डिस्क्लोज, उसको अगर डिस्क्लोज किया जाता है तो इट शैल बी एन ऑफेंस।
नेक्स्ट इज योर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट। एंड ये जो आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट है, ये साफ साफ कहता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे या फिर शेयर नहीं करेंगे एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना जो सर्टेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्क्लोज या फिर कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। तो ये आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट बोलता है। नेक्स्ट इज योर द फेमस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। और ये साफ साफ बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल मार्क कर सकता है। अब कॉन्फिडेंशियल मार्क करने से होगा क्या कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी नहीं होगा, यानी कि जो ऑफिशियल है वो इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से मना भी कर सकता है अगर उस डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल मार्क कर दिया गया हो। तो ये आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 बोलता है, ये इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्रोवाइड दैट एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन मार्क ए डॉक्यूमेंट एज कॉन्फिडेंशियल सो इज टू प्रिवेंट इट्स पब्लिकेशन। एंड नेक्स्ट इश्यूज वैसे आपका ह्यूग पेंडेंसी ऑफ केसेस आप देख सकते हो, ये आप यूज भी कर सकते हो। मोर देन 2.2 लाख केसेस पेंडिंग है भाई साहब अभी आपके सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होते हैं अंडर द आरटीआई एक्ट। मैंने आपको बताया भी है ना कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ने कुछ फैसले दिए हैं, सहमति नहीं है तो फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं कि जो राइट टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट इज योर पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग देखने को मिलता है विद इन द ब्यूरोक्रेसी, जिसके कारण फाइल्स मिस रहती हैं और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मिलने से वंचित हो जाती हैं। साथ ही साथ लो अवेयरनेस ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग को ये पता भी नहीं होता कि हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मांगनी है गवर्नमेंट से, क्या प्रोसीजर है। इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के दिक्कतों के कारण कहीं ना कहीं जो पीपल होते हैं उनको इंफॉर्मेशन एसेस करने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका लोअर अवेयरनेस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग दिस एक्ट। एंड साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो हाल फिलहाल में अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत जो टेन्यूर है, टर्म्स ऑफ सर्विस है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का चेंज किया गया। तो एक प्रकार से डाइल्यूशन इसे माना जा रहा है इन द इंडिपेंडेंसी ऑफ द CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे रिसेंट आरटीआई अमेंडमेंट जो देखने को मिली हैं। तो पहली बात तो आप देख लो, फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैज बीन मेड इन द आरटीआई एक्ट। तो टर्म के रेस्पेक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, कैसे अच्छे से आपको प्रीलिम्स के लिए भी याद रखने। इससे पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इनको 5 ईयर्स का टर्म मिलता था या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, यानी कि या तो 5 ईयर्स तक रहेंगे या फिर 65 ईयर, जो भी अर्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरी पावर मिल गई है कि वो नोटिफाई करेंगे टर्म को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल 3 साल का टर्म नोटिफाई किया है। तो आप समझ सकते हो पावर किनको दे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अभी इन्होंने 3 इयर्स का टर्म डिफाइन किया है और भविष्य में इनकी मर्जी कि ये टर्म को चेंज करवा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली एक प्रकार से यूं कहो कि जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकती है। वो हम देखेंगे जब हम आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे इन अगेंस्ट। सैलरी के मामले में भी कुछ चेंजेस हुआ है। पहली बात तो ये कि जो सैलरी है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बराबर होती थी, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। एंड जो अदर जो अन्य ऑफिसर्स है यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती थी। यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर नहीं, यहाँ पर जो आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, एक तो CIC होता है, फिर आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बराबर किया गया है, पहले होता था। लेकिन अभी आप देख सकते हो जो चेंजेज हुआ है, सैलरी एंड अलाउंसेस किसके हाथों में है,
कौन डिटरमाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट को लेकर पहले क्या होता था, 3 मेंबर कमिटी होती थी जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड एक मिनिस्टर होता था जो अपॉइंट करते थे पीएम, एंड सिमिलर प्रोविजन था स्टेट लेवल पर। लेकिन अब क्या है कि ये सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं, ये सब सिस्टम अब नहीं रहा। तो दीज पावर्स हैज बीन डेलीगेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप समझ सकते हो अपॉइंटमेंट में भी चेंजेज हुए हैं, सैलरी को लेकर चेंजेज हैं और टर्म्स को लेकर चेंजेज हैं, और इन तीनों के तहत जो पावर है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड है। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द अमेंडमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द अमेंडमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स की बात करें तो एक तो पहली बात ये कि स्टेट्यूटरी बॉडी ये आपका सीआईसी या एसआईसी है, तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता इलेक्शन कमीशन के साथ, बिकॉज इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसलिए जो अमेंडमेंट है वो सही है। ये आपके आर्ग्यूमेंट इन फेवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या आपका आर्ग्यूमेंट इन फेवर में जा रहा है कि भाई साहब ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो चेंजेस किए गए हैं तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा है आपका रिमूवल ऑफ डाइकोटोमी। डाइकोटोमी यानी कि मतभेद, ठीक है। तो कैसे डाइकोटोमी का यहाँ रिमूवल देखने को मिल रहा है? तो पहले जो सर्विस कंडीशंस थे सीआईसी के वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर वो कोई डिसीजन देते हैं इवन इन अपील तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो हाउ कैन इट विल बी इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देंगे वो तो आपका मानना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो सीआईसी का डिसीजन उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए इस अमेंडमेंट के माध्यम से इस डाइकोटोमी को रिमूव किया गया है। एंड फिर आप देख सकते हो बेटर कंट्रोल ओवर द स्टेट्यूटरी बॉडी। तो अब गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट कंट्रोल होगा ओवर द स्टेट्यूटरी बॉडी। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स आप देख सकते हो। हालांकि आप अपने सजेशन बताओ, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द अमेंडमेंट्स, तो अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द अमेंडमेंट तो पहली बात तो यही आएगी कि भाई साहब ट्रांसपेरेंसी से मजाक है एक प्रकार से, बिकॉज गारंटी ऑफ टेन्यूर खत्म हो गया। तो ऐसे में इंडिपेंडेंसी ऑफ सीआईसी एसआईसी वो एक प्रकार से कमज़ोर हुई है। दूसरा है इट इज़ अगेंस्ट फेडरलिज्म बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के जो रोल है वो रिड्यूस हुए हैं। एंड तीसरा है अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इथोस। कैसे? बिकॉज आपको याद दिला दें कि जो अर्लियर मैकेनिज्म ऑफ द सिलेक्शन कैसे होता था, तो 3 सदस्यीय बॉडी होती थी जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल भी हुआ करते थे, लेकिन अब सारे के सारे जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चला गया है। तो जो रोल है लीडर ऑफ अपोजिशन का इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीआईसी एंड एसआईसी ये ले लिए गए हैं। And next is also it is against the parliamentary committee's observation because parliamentary committee जिन्होंने रिव्यू किया आरटीआई एक्ट को 2005 में, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि भाई साहब जो अपॉइंटमेंट है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का वो इस बिल का एसेंस सार है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म जो हमने बात की पहले थी 3 मेंबर्ड बॉडी सिलेक्शन कमिटी की, वो एक प्रकार से इस बिल का एसेंस है, लेकिन अब उसे ही हटा दिया गया है। लेकिन हालांकि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑब्जर्वेशन है 2005 में ही बिल जब आई थी तभी ऑब्जर्व की गई थी। तो ये ठीक है। अब बात करते हैं आरटीआई एंड जुडिशरी। तो बेसिकली आरटीआई एंड जुडिशरी की बात करें तो आरटीआई एक्ट के तहत ये पावर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स कि वो इनके प्रोविजंस को कैरी आउट करवा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एज वेल एज हाई कोर्ट और वेरियस स्टेट अपने खुद के रूल्स बनाए हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो आरटीआई फ्रेंडली रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था उनको इन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन सेवरल हाई कोर्ट्स ने, चूँकि ये आरटीआई एक्ट में प्रोविज़न है, तो सेवरल हाई कोर्ट ने अपने अनफ्रेंडली रूल्स बनाए थे, जिसके कारण होता क्या था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कलेक्ट करना है फ्रॉम द स्टेट हाई कोर्ट, तो उसको
कलेक्ट करने में मुश्किलें आती थी। जैसे एग्जांपल बोला जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया था फॉर सिटीजन्स टू डिपॉजिट 500 रुपीज़ अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ऐसे में अगर हमको 50 इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 50 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 1000 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर कहीं ना कहीं इसीलिए इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए थोड़ा मुश्किलें नज़र आ जाती थी। एंड ये जो आरटीआई एक्ट है मेक्स द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स द फाइनल अपीलेट अथॉरिटीज इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। एंड बाकी कुछ अन्य ऑर्डर जो पास किए गए थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हो आरटीआई एक्ट में ये बोला गया है इन्फॉर्मेशन कमीशंस जो है फाइनल अपीलेट अथॉरिटीज होंगी इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। ये बात मैंने आपको बताया, अभी डिस्कस भी किया था। लेकिन सम ऑर्डर्स पास्ड बाय द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंची। एंड अधिकांशतर केसेस में जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है ऑफ द एग्जम्पशंस प्रोविजन जो आरटीआई एक्ट के तहत डाली गई हैं वो कंटेंशियस था। एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि गिरीश देशपांडे केस में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि देख सकते हो आप रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो पर्सनल है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव एम्प्लॉयज पर रख सकती हैं, इनडायरेक्टली ये मतलब हुआ। ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय could be disclosed unless the information seeker could prove that it was in public interest। ये भी एक देख सकते हो आप प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में नहीं दिया जाएगा अनलेस जो इन्फॉर्मेशन सीकर है, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। और अगर वो वेरीफाई होता है तो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में दी जाएंगी। अब यहाँ पर आपका सुभाष अग्रवाल केस आता है जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि जो इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पब्लिक अथॉरिटी के रूप में डिक्लेयर किया अंडर द आरटीआई एक्ट। लेकिन ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी को भी बैलेंस रखना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी के साथ वाइल डिसाइडिंग टू गिव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि इन्फॉर्मेशन दिए तो जाएंगे लेकिन साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरटीआई है उसको एक प्रकार से सर्वेलेंस टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल डीलिंग विद द ट्रांसपेरेंसी। एंड ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो नाम है जजेज के जो रिकमेंड की गई हैं कलीजियम के द्वारा फॉर अपॉइंटमेंट उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन चुनने के पीछे कारण क्या रहा वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात है, तो ये आप यूज कर सकते हो, इसको ध्यान में रखना है। ये काफी ज्यादा रिसेंट न्यूज है प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है। तो ऑन द इश्यूज related to the appointment of the judges, Supreme Court held कि only the names of the judges recommended by the collegium for appointment can be disclosed, not the reasons। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है जजमेंट का। तो सिग्निफिकेंस वही है कि opens the door of transparency in the judiciary। तो वैसे तो हायर जुडिशियरी को क्रिटिसाइज किया जाता था बिकॉज ऑफ द ओपेकनेस अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, लेकिन अब जुडिशियरी ने भी ये कदम उठाया है एंड अल्टीमेटली उन्होंने जो आरटीआई सर्विसेज हैं वो इनेबल किए हैं। एंड दूसरा है आपका इट वैलिडेट्स द डिसीजन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट 2010 में आया था। इस जजमेंट के तहत रूल किया गया था कि जो सीजेआई हैं एज वेल एज अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको एक प्रकार से जिम्मेदारी है टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एज इन द केस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। सिंपली कहा गया था कि जो सीजेआई हैं एज वेल एज अदर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये पब्लिक अथॉरिटीज के परव्यू में आते हैं। तो ये 2010 में ही जजमेंट बोला गया था। अब जाके ये सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द सुभाष अग्रवाल केस अपने आप को ऑफिशियली पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया है।
and it also boost the good governance because now judiciary, executive, legislature अब तीनों के तीनों आरटीआई एक्ट के एम्बिट में आ गए। तो ये अच्छा पॉइंट है, यूज कर सकते हो, है ना। बूस्ट द गुड गवर्नेंस बिकॉज ऑल दीज कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं आरटीआई एंड पॉलिटिकल पार्टीज की। तो आप देख सकते हो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एक फुल बेंच बैठा था 2013 में, और उस बेंच ने ये फैसला किया था कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आरटीआई एक्ट के एम्बिट में आएंगे, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने रिफ्यूज कर दिया टू कंप्लाई विद द रूलिंग। आपको भी पता है कि इन सब की जो फंडिंग होती है वो डिस्क्लोज जनरली नहीं होती है, तो बहुत सारे जो रूलिंग के फैसले आए बेसिकली तो उनको कंप्लाई करने से इनकार कर दिया था। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों आरटीआई एक्ट के अंतर्गत लाना चाहिए। तो जनरल पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, बिकॉज जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, कंटेस्ट किए जाते हैं, पार्टी लाइंस पर होती है, एंड ये फिर वोट के माध्यम से पावर में आते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आ जाएंगी तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, पता होगा कि कहाँ से फंड आ रहे हैं और सोर्सेस क्या हैं, किसे जो टिकट दी गई है उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब ओपननेस होंगी तो जो वोटर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे वाइल वोटिंग। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर कर सकेगा, बिकॉज आप देख सकते हो 75% ऑफ द फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वो अनमस रहते हैं, पता ही नहीं रहता कहाँ से आ रहे हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी जब आएंगे आपके आरटीआई एक्ट के तहत तो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इंश्योर हो सकेंगी। साथ ही साथ इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, यानी कि अगर आरटीआई एम्बिट में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज वो मिल सकती हैं। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वो अपने वोटिंग बिहेवियर को अरेंज कर सकते हैं, गुड डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से बेनिफिट होगा, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। नेक्स्ट इज योर सीआईसी रूलिंग। तो आप देख सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सीआईसी की रूलिंग आई थी उसको चैलेंज नहीं किया, इसीलिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द आरटीआई एम्बिट है, बिकॉज चैलेंज नहीं किया गया था। तो हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लाई नहीं करती हैं इस रूलिंग के तहत, along with provisions of safeguard। तो जो सेक्शन 8 क्लाउज 1 है ऑफ दिस एक्ट ये एग्जाम्पशंस की बात करता है, तो उसका यूटिलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कर सकती हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए। यानी कि अगर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है तो सेक्शन 8 क्लाउज 1 के तहत वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती है, ठीक है। एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको अच्छे से याद रखना है मेंस के लिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपने 170th रिपोर्ट में ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉज 1999 इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई साहब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन द फंक्शनिंग ऑफ द आरटीआई। तो इसको आप यूज कर सकते हो अगर आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द आरटीआई। नेक्स्ट इज योर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई। तो पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल पार्टी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजंस के तहत क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये स्टैट्यूटरी भी नहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं, इसलिए ये पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो एक तो ये लॉजिक दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजाइजिंग प्रोसेस में इम्पिडेंट यानी कि रुकावटें हो सकती है, बिकॉज आरटीआई लेट से कि फाइल किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, अब वो मॉलिशियस इंटेंट के कारण फाइल किया गया होगा, हो सकता है कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किया गया होगा, तो इसके कारण विनिंग प्रोस्पेक्ट्स जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के, है ना।
तो ये बातें भी आ जाती हैं। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंस ऑफ प्रोविजंस, यानी कि ऑलरेडी वेरियस प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, जो नेसेसरी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्सेप्ट फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को छोड़ दिया जाए कि वो क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं फॉर द विनिंग द इलेक्शन, अन्य मैटर जैसे फाइनेंस को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ये तो अवेलेबल करवाने चाहिए पब्लिक को, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रकार से पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक से ही मनी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ मोरली इनकरेक्ट है कि आप जो है आरटीआई के बाहर रहो और दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंट कहने के लिए कहो। ठीक है, तो ये बातें भी हैं। तो अगर हम बात करें ये जो आपका आरटीआई एक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो इम्पैक्ट जनरली बेटर ही हुए हैं। कैसे, तो ये जो एक्ट है इसने कहीं ना कहीं लाइफ ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड उनको इम्प्रूव करने में मदद किया है, बिकॉज वेरियस जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एज पर द आरटीआई प्रोविजन, और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलता है उसको वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे बेनिफिशियरीज हो गई है ना, बहुत सारे बेनिफिशियरीज को जो है ओरिजिनली बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो ये जो वॉलंटियर्स होते हैं कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गैदर करके उनके अधिकार को इंश्योर करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो द एक्ट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द मार्जिनलाइज्ड, एंड ये देख सकते हो आप, जो मैंने आपको बताया कि आरटीआई एक्ट के तहत लेट्स से कि जो बेनिफिशियरीज हैं गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोग्राम के, उसको निकाले जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस चेक करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल भी दिया जाता है, इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो। रेवत राम और उनके जो दोस्त हैं हिम्मतसार विलेज, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, इन्होंने आरटीआई एक्ट का सहारा लिया, सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है राशन शॉप के उसको निकलवाया, एंड उसके बाद उन्होंने एक्सपोज किया कि ये जो ग्रेन से एक्चुअली ओरिजिनल बेनिफिशियरी, जो रियल बेनिफिशियरी है, उनको मिल तो रहे नहीं। अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो ग्रेन से वो ब्लैक मार्केटिंग किए जा रहे हैं राशन शॉप में, और कहीं ना कहीं इन स्कीम्स की एक प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं, है ना। एंड फिर आप देख सकते हो आरटीआई एक्ट के मदद से बिगेस्ट ऑफ द स्कैम्स भी एक्सपोज हुए हैं, जैसे आदर्श सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, और एक और सक्सेस स्टोरी जो रिसेंट में देखने को मिली है, अटेंडेंस ऑफ विलेज स्कूल टीचर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी। हुआ ये कि जो वॉलंटियर्स हैं दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक दो जो व्यक्ति हैं वॉलंटियर, जैसे कबीर है, परिवर्तन है, अलोंग विथ लोकल वर्कर, इन्होंने आरटीआई फाइल किया था, और इस आरटीआई की मदद से उन्होंने टीचर्स के रिकॉर्ड के अटेंडेंस की मांग की थी, और जब इसको वेरीफाई किया गया तो पता चला कि जो एक्चुअल में टीचर्स आते ही नहीं थे, तो तब जाके एक्शन लिया गया। तो अब रेगुलर टीचिंग जो है उस स्कूल में शुरू हुई। तो ये आपके आरटीआई के इम्पोर्टेंट एक प्रकार से सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो, और भी आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज नेट पर सर्च करके जान सकते हो, क्योंकि एक दो सक्सेस स्टोरी है नहीं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है आरटीआई एक्ट की। एक दो आपको याद रखने हैं मेंस के लिए। वे अहेड वही है कि भाई साहब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, और क्लियरली उन स्पेसिफिक प्रोविजंस को बताया जाए, साथ ही साथ मास अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, सो दैट लोगों को भी पता हो इस आरटीआई एक्ट के बारे में, कैसे फाइल करना है, डिजिटली कैसे असेस करना है, अलॉन्ग विथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो आरटीआई के ऊपर इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड कंसेंसस हो ऑन द कॉमन सेट ऑफ मिनिमम रूल्स, कि भाई साहब जो आरटीआई फाइल किए जाएंगे उसके लिए कॉमन मिनिमम रूल्स क्या हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सो दैट यूनिफॉर्मिटी आ सके। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में काफ़ी कम्प्लेक्स रूल्स हैं, दूसरे स्टेट में कम्प्लेक्स रूल हैं, तीसरे स्टेट में दूसरे रूल्स हैं, तो ऐसे में यूनिफॉर्मिटी जो है बिगड़ जाती है। सो ये आरटीआई एक्ट को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विशल ब्लोइंग। तो विशल ब्लोइंग का मतलब क्या हुआ? विशल ब्लोइंग एक प्रकार से आप यूं समझो कि आपने मूवी देखा होगा, है ना, कोई मूवी देखी होगी सोशल इश्यूज के बारे में, जहाँ पर जो पुलिस होते हैं उनके कुछ चहेते इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति होते हैं,
है ना, लोकल पीपल्स, और वो इन्फॉर्मेशन खुफिया तरीके से प्रोवाइड करते हैं ऑफिसर सबको, पुलिस ऑफिसर सबको, और बाद में उन्हीं इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो कल्प्रिट से उनको पकड़ने का प्रयास करता है। तो यही है विशल ब्लोवर्स। विशल ब्लोवर्स एक प्रकार से खुफिया जानकारी प्रोवाइड करने वाला, और ये कंपनी में भी होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी होती हैं, है ना। तो ये मतलब हुआ विशल ब्लोइंग का। तो आप देख सकते हो इट इज़ डन बाय एन एम्प्लॉय, जहाँ पर उनको लगता है कि भाई साहब जो भी इथिकल रूल्स हैं वो ब्रोक किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं जानबूझकर या फिर अनजाने में, और इसके कारण कंपनी को, कंज्यूमर को, पब्लिक को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए बेटर इज टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द ट्रस्टेड अथॉरिटी। एंड अब बात करते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है इसके तहत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आएंगे, पर्सनल, सोसाइटियल, ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर। जैसे हमने कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया, पता चला कि जो बगल वाला एम्प्लॉय है वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से मैंने इनको जो ऑथोरिटीज हैं उसको डिस्क्लोज कर दिया, तो ये तो एक ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो आपका है एम्प्लॉय, हो सकता है इसके कारण पर्सनल दुश्मनी आ जाए, है ना, या फिर यूं कह सकते हो कि उसकी जो नौकरी है वो खतरे में आ जाए, उसकी जो फैमिली की लाइवलीहुड है वो खतरे में आ जाए। तो दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाते हैं बिटवीन द पर्सनल, सोसाइटियल, ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर। एग्जाम्पल भी दिया गया है, फ्रांसिस हेवगेन फॉर्मर डाटा साइंटिस्ट रहे हैं फेसबुक में, और इन्होंने यूएस सेनेट के पास कहा कि जो फेसबुक है वो चिल्ड्रन को हार्म करते हैं, तो साथ ही साथ डिवीजन स्प्रिट करते हैं, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, इन द परस्यूट ऑफ ब्रेकनेक ग्रोथ एंड एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बात आपको ये जाननी है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द विशल ब्लोइंग एंड आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द विशल ब्लोइंग, ठीक है। तो अगेंस्ट की बात करें तो पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का वायलेशन होता है। कैसे? तो एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद रखी जाती है कि सिक्रेसी मेंटेन किया जाए फॉर सेवरल रीजन, सो दैट जो कंपनी है उसका एक प्रकार से ट्रस्ट इन द पीपल वो बना रहे। तो अगर इस प्रकार की घटनाएं एक्सपोज होगी तो कंपनी पर निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये हो गया आपका वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, है ना। दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। वही बात मैंने एग्जांपल के तौर से बताया आपको कि जो ट्रस्ट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वो ब्रेक डाउन हो जाती है। साथ ही साथ अनएथिकल है, हो सकता है कभी कभी वो सिंपली अटेंशन को ग्रैब करने के लिए या फिर पर्सनल जो दुश्मनी है ना, उसको एक प्रकार से निपटाने के लिए किया जाता हो, तो ये भी हो सकती है। अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो इंडेंजर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज एक प्रकार से ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा एमंग द पब्लिक या फिर कंज्यूमर, और अगर सेंसिटिव डाटा लेट से कि लीक हो जाती हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है। तो ये बात है। अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ विशल ब्लोइंग, तो एक तो ये बात कि भाई साहब अकाउंटेबिलिटी को फोस्टर करती है, और इसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका लॉन्ग रन में काफ़ी बेस्ट एंड एफिशिएंट तरीके से वर्क करता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज एथिकल बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द कंपनी, कंज्यूमर्स और द होल पब्लिक। एंड मोरल कमिटमेंट ये कि भाई साहब हम लोगों का एक प्रकार से मोरल कमिटमेंट बनता है कि हम लॉ का पालन करें, सोसाइटी में एक प्रकार से वेलफेयर को स्प्रेड करें। नेक्स्ट इज एक्सपोज करप्शंस एंड द रॉन्ग डूइंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ना। अब नहीं रोकोगे तो फिर धीरे धीरे ये जो है बढ़ती ही चली जाती है। तो दैट्स वाई इट इज़ जो गलत कर रहे हैं उसको एक्सपोज किया जा सकता है, और आगे गंभीर स्थितियां न बन जाए उसको रोका जा सकता है।
तो ये बातें हो गई। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द कोड ऑफ एथिक्स। अब कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या हुआ? कोड ऑफ एथिक्स मैंने आपको बताया था, इट इज सर्टेन गाइडलाइंस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के द्वारा इश्यू की जाती है और बोला जाता है कि भाई साहब आपको इस कंपनी में रहनी है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से कार्य करने हैं, तो आपको ये पालन करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो आपके कोड हैं, अपने बिहेवियर में लाने। तो इसमें आपके जनरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ में देखना चाहता है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वायलेशन भी होता है कोड ऑफ एथिक्स का तो जनरली कोई पेनल्टीज नहीं लगती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं वहाँ पर सिटीजन चार्टर होते हैं। सिटीजन चार्टर में बोला जाता है कि भाई साहब ये सर्विसेज इतने समय में, ये सर्विसेज इतने समय में, ये सर्विसेज इतने समय में दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो टाइमली नहीं दिए जाते, है ना, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर पेनल्टी लग जाती है। जनरली आपका इट इज नॉट इन्वॉल्व्स पेनल्टीज, ठीक है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, देयर इज नो कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। तो अगर हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स में, तो ये कौन कौन से वैल्यूज इसमें डाले जाते हैं? तो कोड ऑफ एथिक्स के तहत बोला जाता है यू शुड बी फुल विथ इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, एंड साथ ही साथ यू शुड बी कमिटेड टू द पब्लिक सर्विस, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ डिवोशन होनी चाहिए टू योर ड्यूटी एंड एग्जेम्पलरी बिहेवियर। तो ये हमने कोड ऑफ एथिक्स की बात करी। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली आपका रूल्स होगा जो आउटलाइन करता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो मेंबर्स या फिर जो उससे जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से होनी चाहिए, है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या? कंडक्ट मतलब व्हाट? बिहेवियर जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट का अगर वायलेशन होता है तो ये एक प्रकार से ब्रीच माना जाएगा ऑफ द ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स में देयर इज नो पेनल्टीज इन्वॉल्व जनरली, लेकिन ये जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट में अगर ब्रीचेज हुए तो उसको पेनल्टी के अंतर्गत डाला जा सकता है और इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स जो इम्प्लिसिट होता है। बिकॉज आप देख सकते हो कोड ऑफ एथिक्स में हमने क्या बात कही, यू शुड बी विथ फुल इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, है ना। तो ये सब आपका इम्प्लिसिट होता है, लेकिन जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव तरीके से। और यस, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसको कहा जाता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, ये इश्यूड हैं इंडिया में, ये अभी ऑपरेट होते हैं। तो कुछ रूल्स की बात करें तो पहली बात तो ये यूजिंग द बेस्ट जजमेंट, ठीक है, यानी कि सिविल सर्वेंट्स को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड अनमाइंडफुलनेस ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि देयर शुड बी नो प्रेजुडाइसेस एंड देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी इन द डिसीजन। तो ये बातें कही गई हैं, ठीक है। दूसरा है रिटन ऑर्डर्स, यानी कि ओरल ऑर्डर्स जो भी पास करते हो वो रिटन ऑर्डर्स के रूप में पास किए जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया ऑर्डर्स को और पास हो गए, उसको रिटन वे में ऑर्डर पास किया जाए। तो ये एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स है। दूसरा है आपका इंटीग्रिटी एंड डिवोशन, यानी कि जो सिविल सर्वेंट है शुड नॉट ओनली रिफ्यूज द ब्राइब्स बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी उन्हें दिखानी है। एंड डिवोशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है अपने वर्क को फुल्ली कंप्लीट करो, प्रॉपर टाइम लिमिट में कंप्लीट करो एंड विद इन द एक्सपेक्टेड क्वालिटी लिमिट, क्वालिटी के साथ प्रिस्क्राइब लिमिट में आपने वर्क को करना है। साथ ही साथ रिपोर्टिंग द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ट्रांजेक्शन, जो भी प्रॉपर्टीज के डिटेल्स है, ट्रांजेक्शन आप करते हो उसको रिपोर्ट करो। एंड बार ऑन इन्फ्लुएंस पेडलिंग, यानी कि जो रूल्स हैं वो प्रोहिबिट करती हैं सिविल सर्वेंट्स को कि आप जो है अपना प्रभाव का इस्तेमाल, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को जॉब दिला रहे हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, बार ऑन इन्फ्लुएंस पेडलिंग। एंड अवॉइड द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल प्रोपराइटी, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनको अलाउड नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शंस या डोनेशंस करे, है ना, वो प्राइवेट फाइनेंसेस को
उचित तरीके से अरेंज करे। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करता है एंड ऑब्जर्विंग द सोशल लॉज एंड द कल्चरल नॉर्म्स, यानी कि एग्जाम्पल है जो भी लॉज है उनका पालन किया जाए, जैसे दे शुड नेदर एक्सेप्ट नॉर ऑफर ड्योरी, ये बातें हैं ना, जो सोशल लॉज है कल्चर नॉर्म्स है उसका पालन किया जाए, ये बातें बोली जाए सो दैट एक एग्जाम्पल के रूप में सेट किया जा सके। अब बात करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना है, डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो इसमें तो आपका ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं जो गुड बिहेवियर एंड गवर्नेंस को गाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया इंटीग्रिटी है ना, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब आपके कोड ऑफ एथिक्स में आ जाएंगे। और कहा जाता है कि इसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये सब तो इम्प्लिसिट होता है। और इट इज़ जनरली एप्लीकेबल टू कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हेल्पिंग द नीडी या फिर सिंपैथिक एटीट्यूड रखना टुवर्ड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सब कोड ऑफ एथिक्स है कि हाँ कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, है ना। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इट इज़ मोर प्रोसाइज, या फिर यूँ कह सकते हो मोर ऑब्जेक्टिव, एंड इसमें सर्टेन लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इंक्लूड होते हैं कि ये आप जब हमारे ऑफिस ज्वाइन करोगे तो आपको ये करने हैं, ये नहीं करने हैं। तो देयर इज ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑफ द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, और ये मैंडेटरी होता है टू कंडक्ट, एंड जनरली ये इंडिविजुअल्स, ऑफिशियल या फिर प्रोफेशनल कंडक्ट पर एप्लीकेबल होती हैं। एन एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे प्रिस्क्राइबिंग सिविल सर्वेंट्स अबाउट नॉट टू ब्रीफ टू मीडिया, कि अगर कोई इंटरनल मैटर है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि आप जो है मीडिया के सामने आकर सबको ओपन कर दो। देयर शुड बी प्रोटोकॉल यू शुड फॉलो व्हाइल रिसीविंग द डिग्नेटरीज ऑल एज वेल। तो ये सब बातें आ जाती हैं। अब ये देख लो आप, सेकेंड ARC सजेशन क्या है कि हम एथिकल कंडक्ट इंश्योर कर सकते हैं सिविल सर्वेंट में। तो इसको अच्छे से याद रखना है सेकेंड ARC सजेशन को ऑन इंश्योरिंग द एथिकल कंडक्ट। एक तो है कि भाई साहब पार्शियल स्टेट फंडिंग हो इलेक्शन का, ठीक है, एंड एंटी डिफेक्शन लॉ को टाइटन किया जाए। साथ ही साथ एंटी डिफेक्शन लॉ आपको ही पता है ना, डील्स विथ कि कोई मेंबर है पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, वो वन पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है तो इट विल बी कॉल्ड एज डिफेक्शन अंडर सर्टेन क्राइटेरिया, है ना, अलॉन्ग विद सर्टेन एक्सेप्शंस भी है। लेकिन एंटी डिफेक्शन बेसिकली दल बदली एक प्रकार से कहते हैं, उसको रोकने के लिए लाई गई थी। तो टाइटनिंग द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, साथ ही साथ मेकिंग द करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स लायबल फॉर पेइंग डैमेजेस, साथ ही साथ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कन्फिस्केट कर लिया जाए, स्पीडी ट्रायल्स हो, लोकपाल क्रिएट हो एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। तो लोकपाल तो क्रिएट हुई हैं वैसे, एंड आर्टिकल 311 डिलीट किए जाए सो दैट क्विक एक्शन लिए जा सके अगेंस्ट द डेलिक्वेंट पब्लिक सर्विस, बिकॉज आर्टिकल 331 जो है 311 जो है आपका वाइड पावर देता है, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर देता है सिविल सर्वेंट को, एंड देयर शुड बी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट, ये भी एक अच्छा बात है, ठीक है। तो देयर शुड बी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं सिटीजन्स चार्टर, ये मैंने डिस्कस किया भी था वैसे, सिटीजन्स चार्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सिटीजन चार्टर मैंने आपको बताया था कि लेट्स से कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है। अब जो हाई प्रोफाइल कंपनी होती है या फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक अथॉरिटी क्यों ना, वो सिटीजन चार्टर इशू करती है। सिटीजन चार्टर में बोला जाता है कि आप मेरे से जुड़िए, मेरी सर्विसेज का लाभ उठाइए, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी है, आपको जुड़ने के लिए बोला जाता है, तो आपको बार बार बोला जाता होगा कि कोई भी समस्याएं होंगी तो हम आपको विदिन 1 आवर, विदिन 1 डे सॉल्व कर देंगे, है ना, आपको बेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कोई कंप्लेन आता है तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं, यही सब है आपका सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो एक प्रकार से सिटीजन चार्टर मैंने बोला पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमें तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के रेस्पेक्ट में देखना है। तो जब हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि अंडरटेकिंग जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन लेता है कि भाई साहब हाँ, आप अगर मेरे पास सर्विसेज लेने के लिए आते हो तो हम आपको सर्टेन लेवल ऑफ सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे।
तो इसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न होता है रिगार्डिंग द ऑब्लिगेशंस फॉर पब्लिक सर्विसेज, एंड जैसे फॉर एग्जांपल डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जैसे बैंक में आप जाते हो और बैंक में आपके लेट्स से कि अकाउंट नहीं कार्य कर रहे हैं, तो सिटीजन चार्टर में बोला जाता है कि कोई भी ग्रीवेंसेस अकाउंट से रिलेटेड में 2 दिन के अंदर जो है ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ये सब एक प्रकार से सिटीजन चार्टर में मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स विद इन विच इनहांसेस द सिटीजन एक्सपीरियंस। तो अगर प्रॉब्लम टाइम पीरियड में सॉल्व हो गई तो सिटीजन को भी अच्छा लगता है। जैसे कोई पैसा डिडक्ट हो गया लेट्स से, है ना, और आपने जो है SBI कस्टमर केयर को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि 2 दिन के अंदर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और 2 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो फिर एक प्रकार से आपको अंदर से भरोसा भी आता है ना, विश्वास भी आता है कि हाँ चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ट्रस्ट बनता है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो सिटीजन को एक प्रकार से सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखा जाता है, इंस्टेड कि इन्हें पैसिव रेसिप्टेंट के रूप में ट्रीट किए जाए, है ना। एंड क्या सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर के, तो पहली बात तो वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पब्लिक एजेंसी है, यानी कि जो भी पब्लिक एजेंसीज की परफॉर्मेंस स्टेटस है उसका वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल जान सके इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि एज्यूर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो वादा इन्होंने किया है क्वालिटी के टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में, क्वांटिटी इन द सेंस कि जैसे टाइम पीरियड दिया गया कि कोई भी समस्याओं का समाधान सर्टेन टाइम पीरियड में हो जाएगा, तो ये इंश्योर होने चाहिए। एज्योर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विथ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ कॉर्टसी एंड हेल्पफुल एटीट्यूड होनी चाहिए। चॉइस ऑफ कंसल्टेशन विद द सिटीजन अलॉन्ग विथ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होने चाहिए कंप्लेन रिसीव करने के लिए और उनके क्विक रिड्रेसल के लिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब कंप्लेन करनी है तो पता चला 5 ऑर्गेनाइजेशन से आप पहले रिकमेंडेशन लो, यहाँ से बात करो, वहाँ से बात करो, तब जाके आपका कंप्लेन रिसीव किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोविजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्क्रूटिनी विद सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, तो परफॉर्मेंस स्क्रूटिनी के भी प्रोविजन होने चाहिए विद द सिटीजन इन्वॉल्वमेंट। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है सिटीजन चार्टर के। तो पहली बात तो अब सिटीजन्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई साहब क्या सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन के हैं, तो उस हिसाब से वो अकाउंटेबिलिटी उनके इंश्योर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हैदराबाद वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ने गारंटीड कंपनसेशन की बात की है अगर सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सचमुच में किन्हीं व्यक्ति को लगता है कि भाई साहब हाँ इन्होंने जो बोला है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो कमिटमेंट नहीं हो रहा है, तो कंप्लेन कर सकते हैं और ऐसे में उनको कंपनसेशन भी मिल सकता है। तो एक प्रकार से सिटीजन नाउ हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स एंड इट हैज़ मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन, ये भी बातें हैं। साथ ही साथ इसने सिटीजन को कहीं ना कहीं अवेयर किया है ऑफ द इंटेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड इसमें सिटीजन्स के फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं सो दैट जो भी इनके फीडबैक हो उसको फिर इस्तेमाल किया जाए इन इम्प्रूविंग द सर्विस डिलीवरी। आपने देखा होगा कि कस्टमर केयर से बात करते हैं तो बोला जाता है कि फीडबैक के लिए आप जो है अपने सजेशंस दीजिए, है ना। तो ये सब भी आपका सिटीजन चार्टर का एक प्रकार से कंपोनेंट है। इट इंश्योर्स बेटर सर्विस डिलीवरी ग्रीवेंसेस प्रूडेंशियल मैकेनिज्म। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं भाई साहब, लीगल स्टेटस की कमी है, तो लीगल स्टेटस है ही नहीं सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कहने का मतलब बाधाएं तो बाधाएं बाधे तो भर भर के किए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो नहीं होती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है तो कोई लीगल स्टेटस है नहीं कि भाई साहब अगर नहीं पूरा करोगे तो एकदम आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब नहीं है। अलॉन्ग विथ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स की अगर जो वादे किए गए हैं सिटीजन चार्टर में फुलफिल नहीं हो रही है तो कंप्लेन कहाँ करनी है ना, सॉल्यूशन कहाँ करनी है। साथ ही साथ फियर भी होता है कहीं हम ही ना फंस जाए। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस भी देखने को मिलती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगा, यानी कि जो ऑल द चार्टर्स अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो सेम रहते हैं वैसे, तो लोकल इश्यूज कहीं ना कहीं नहीं देख पाते। जैसे आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ले लो, जैसे बैंक ले लो, अब बैंक के 50 जगह पर ब्रांच होंगे, तो एक जगह पर हो सकता है
कुछ डिफरेंट कंसर्न्स हो, है ना। दूसरे ब्रांच जो एरिया है वहाँ पर हो सकते हैं दूसरे कंसर्न्स हो। अब सारे के लिए एक सिटीजन चार्टर लाया जाएगा तो ऐसे में जो अचीवमेंट है सिटीजन चार्टर की वो नहीं फुलफिल हो सकेगी, ठीक है, बिकॉज लोकल इश्यूज डिफरेंट हो जाते हैं। एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो सिटीजन चार्टर होते हैं एक बार बन गया तो बन गया, तो चेंज होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन आपको भी पता है चेंज इज द रूल ऑफ अर्थ, तो चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत होती है। अलॉन्ग विथ जो भी स्टैंडर्ड्स डिलीवर किए जाते हैं उसमें तो खामियां रहती हैं, है ना, बिकॉज क्राइटेरिया कहीं ना कहीं नहीं रखी जाती हैं टू मेजर द स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड जो भी सेट की गई हैं वो कितनी सही है या नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया होने चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए, तो पैरामीटर्स ही नहीं देखने को मिलते हैं। तो वे अहेड में क्या बोला गया है तो देख सकते हो सर्वोत्तम मॉडल ऑफ सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। और जो सर्वोत्तम मॉडल है वो 3 फैक्टर पर आधारित है। एक तो आपका ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजन चार्टर, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीवेंसेस रोटेशनल सिस्टम, तीसरा सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज योर अपडेटिंग द सिटीजन चार्टर विद चेंजिंग टाइम, बदलते समय के अनुसार अपडेट किए जाएं बिकॉज चेंजेज आर द रूल, आपको ही पता है। एंड 7 स्टेप मॉडल फॉर सिटीजन सेंट्रिसिटी, तो जो 7 स्टेप मॉडल जो सिटीजन की सेंट्रिसिटी को इम्पोर्टेंस देता है, और ये सजेशन सेकेंड ARC ने भी दी थी। तो इसमें बेसिकली डाटाबेस क्रिएट किए जाएं कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड जुडिशियल जो भी होते हैं, साथ ही साथ एजुकेट द पब्लिक फॉर अवेयरनेस, कंसिडर द नीड्स ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड द डिजेबल्ड व्हाइल फ्रेमिंग द चार्टर। ये एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ना, कंसिडर द नीड ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड द डिजेबल्ड व्हाइल फ्रेमिंग द चार्टर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक डिस्कस किया कंप्लीटली। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग वर्क कल्चर करेंगे और कल अल्टीमेटली आई थिंक कि अगली बार इसको ख़त्म कर ही दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ डू ज्वाइन इट।